पता नहीं मैम, अभी पूछता हूँ, फोन करता हूँ। करण जब जीत कहाँ है? जब जीत कहाँ है करण? उसने नहीं आना, वो वैक्सीन लगवाने के लिए गया है। अरे मैडम सर आ रहे। क्लास चल रही है। ओके, अभी मलिक की बेटा है, मलिक आ गया। फरजान भी नहीं आया अभी। बस मलिक is here. इसके बाद किसका लेक्चर है? मलिक के बाद कल किसका है? कल तरुण का। हर्षिका मैडम आई थी। हर्ष का। हर्ष का। तरुण आपको टॉपिक मिल चुका है? नो मैम। हाँ, आप टॉपिक नोट करो अपना। एनेस्थीसिया मशीन। तरुण, एनेस्थीसिया मशीन। हाँ जी मैम। ओके मैम। हाँ जी मलिक, इतना टाइम मत लगाओ बेटा, कैमरा ऑन करो जल्दी से। आ गया मैं, एक मिनट में। आ तो गया हूँ, शुरू भी करो ना। मैम वो शेयर वाली करना। एक मिनट, हर्ष क्या बोल रहा था? 78 पेज नंबर के बाद नहीं है पेजेस? हाँ जी मैम। हाँ जी मलिक, देखो अब शेयर हो रही स्क्रीन। हुई मैम स्क्रीन शेयर? हाँ हो गई बेटा। हाँ जी लॉन्च। सर। ओके, आज हमारा जो टॉपिक है एक मिनट मैम। एमआरआई, और ये टॉपिक आज हमें मलिक को हमने सेमिनार दिया हुआ है इस टॉपिक का। सो मलिक विल स्टार्ट द सेमिनार ऑफ टुडेज टॉपिक। मैम स्क्रीन शो हो रही है एमआरआई स्कैन? हाँ जी हो रही है, वेरी गुड। ओके मैम। हो रही है। लेट्स स्टार्ट। करूँ मैम स्टार्ट? यस यस। First of all, good morning, ma'am, and good morning, all of you. My name is Malik Sota. Now I am going to discuss about MRI scan. जैसे कि आपने देखा हमारी स्क्रीन के ऊपर MRI स्कैन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक भी है MRI स्कैन। आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को MRI की फुल फॉर्म के बारे में पता है कि उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मलिक इसको ना F5 दबाओ, F5 करके इसको स्लाइड शो में कन्वर्ट कर लो। F5 F5 हाँ। होगी मैम।
हाँ हो गई, अब करो बात। हाँ जी बताओ, किसी को एमआरआई के फुल फॉर्म पता है? अब आ रही है मैम? हाँ जी अब ठीक है। ओके, मैग्नेटिक सर। रेजोनेंस इमेजिंग। बताओ बेटा एमआरआई की फुल फॉर्म। सही कहा आप इतने, जैसे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक रेजोनेंस मैम इमेजिंग। बता दिया उसने, ओके कंटिन्यू। बिल्कुल सही, जैसे आपने बताया कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसकी यही फुल फॉर्म है। आगे हम जानेंगे कि एमआरआई होता क्या है। मलिक एमआरआई अपना एक कैमरा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हम उसे कहते हैं। एमआरआई में जो हमारी मलिक कैमरा ऑन करो, क्या मैम? कैमरा ऑन करो कैमरा। कैमरा, हम्म। एक मिनट मैम। कैमरा ये मत तो ऑफ कहाँ से करना होना? आज कोई भी, हर्ष कैमरा ऑन रखो। एक मिनट मैम। हाँ जी। क्या कैमरा? मौर्य शो। हाँ हाँ अब ठीक है, चलो कंटिन्यू। जो हमारी एमआरआई एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। एमआरआई में एक पावरफुल मैग्नेट होती है, एक रेडियो वेव्स होती है, इसमें एक कंप्यूटर होता है जो हमारे शरीर के अंदर के बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हमें हमें सब कुछ बताता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या एक मूवमेंट हो रही है, क्या एक गतिविधि हमारे शरीर के अंदर चल रही है। प्रॉपर वो हमारे शरीर के अंदर के बारे में बताता है विदाउट किसी ऑपरेशन के, जो हम एमआरआई में देख सकते हैं। तो कई बार में जब हम एमआरआई करवाने जाते हैं तो कई बार ही हमें कई ऐसे केसेस में हमें अपने शरीर की और गतिविधियों के बारे में भी पता चलता है कि हमारे शरीर में और कौन सी क्या प्रॉब्लम है। वो एक एमआरआई से हम जान सकते हैं, वो कोई सीटी स्कैन या एक्सरे से हमें पता चल सकता है। वो एक एमआरआई के साथ ही हमें पता चलेगा कि एमआरआई है। आगे हम चलेंगे। ये जो मैंने आपको बताया कि एमआरआई में होता क्या है, तो हमें एमआरआई के बारे में हमें सीटी स्कैन या एक्सरे में कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि जो हमारी सीटी स्कैन होती है वो एक अपने सॉफ्ट टिश्यू तक नहीं जाती, क्योंकि उसमें एक रेडिएशन होती है। जो हमारी मैग्नेटिक एमआरआई होती है वो एक मैग्नेटिक वेव्स छोड़ती है, जिसके बारे में हमें वो प्रॉपर हमारे शरीर के अंदर तक जाती है। सॉफ्ट टिश्यूमेंट होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, प्रॉपर तक जाती है। जो हमारी सीटी स्कैन या फिर एक्सरे तक नहीं जाते, एक पर्टिकुलर डेप्थ होती है उसकी जो हमारे शरीर तक यूज करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं। आगे हम जानेंगे कि वर्किंग ऑफ एमआरआई। एमआरआई की वर्किंग क्या है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे शरीर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, होते हैं 70 to 80% तक हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी 70 से 80% तक जो हमारे ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हाइड्रोजन एंड उनमें ऑक्सीजन होता है, जो हमारी शरीर के हर तरफ बॉडी में चलते रहते हैं। अभी होते हैं वो हमारे शरीर के हर तरफ घूमते हैं। ये हाइड्रोजन में से निकलते हैं, ये एक मैग्नेटिक फॉर्म होती है, प्रोटॉन। तो जब हम मैग्नेटिक अपने एमआरआई से मैग्नेटिक वेव्स को छोड़ते हैं, तो तब ये जो हमारी एमआर ये होती है, तब ये एक अपनी सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो अपनी एक सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, जैसे कि आपको ये देख रहे होंगे कि आप पिक्चर में ये एक अपनी सेम डायरेक्शन में आ गए हैं। जब ये अपनी सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, तब ये स्पिन करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे से, जो हमारे ये प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब ये स्पिन करना शुरू कर देते हैं, तो तब हम अपनी मैग्नेटिक जो हम अपनी वेव्स होते हैं उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि ये अपनी नॉर्मल नॉर्मल जो इसकी पहले से आई होती है प्रोटॉन वहां पर जा सके। जब ये वहां पर जाते हैं तो हमारी जो प्रोटॉन जो स्पिन हो रहे होते हैं वो रिवर्स स्पिन होकर वापस अपनी नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। जब वो अपनी नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ रिवर्स स्पिन में जाते हैं, तो तभी यह रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव छोड़ते हैं।
जिनसे हमें अपनी इमेजिंग मिलती है, एमआरआई इमेज मिलती है जिससे। इस प्रकार से इसकी वर्किंग है एमआरआई की। आगे हम चलेंगे कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ एमआरआई। एमआरआई के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? आपके साइड में पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारी मैग्नेट, आरएफ कॉइल, ग्रेडियंट कॉइल, पेशेंट टेबल एंड कंप्यूटर सिस्टम। ये है हमारे 5 एमआरआई के मेन कंपोनेंट्स है ना। आगे हम इसके बारे में जानेंगे क्या होता है क्या। फर्स्ट मैग्नेट। जो ये मैग्नेट होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिगेस्ट पार्ट होता है हमारे एमआरआई डिवाइस का। तो ये मैग्नेट होता है, यही हमें एमआरआई मशीन को अलो करता है हाई क्वालिटी इमेज। अगर हमारी मैग्नेट की जो हमारी रेजोलेंस है ये प्रॉपर अच्छी नहीं होगी तो हमारी इमेज जो आएगी वो अच्छी भी नहीं आएगी। इसलिए हमें मैग्नेट हमारा जो होता है वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट हमारा होना चाहिए, जिससे हमारी पिक्चर जो आएगी वो क्वालिटी उसकी अच्छी आएगी। मोस्ट जो एमआरआई मैग्नेट्स होते हैं उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0.5 टू लेकर 2.0 टेस्ला तक हम उसको यूज करते हैं। आगे हम चलते हैं कि ग्रेडियंट कॉइल होता क्या है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे जहाँ पर मेरा एरो है, ये होती है ग्रेडियंट कॉइल एमआरआई में। एक वाइल कॉइल होती है, जेड कॉइल होती है, एक्स कॉइल होती है। तो ये ट्रांसीवर जो ब्लू कलर में है ये एक ट्रांसीवर लगा होता है जो सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है और सिग्नल को रिसीव भी करता है। और ये एक पेशेंट है जो अंदर लेटा हुआ है। हम जो ग्रेडियंट कॉइल होती है हमारे मशीन के अंदर, ये 3 तरह की ग्रेडियंट कॉइल्स लगी होती है मैग्नेट के साथ। फर्स्ट लगी होती है एक्साइल कॉइल जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के वेरी को क्रिएट करती है लेफ्ट टू राइट जाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को। और जो वाइल होती है वाई कॉइल होती है ये टॉप टू बॉटम तक मैग्नेटिक फील्ड को भेजती है। जो जेड कॉइल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को हेड टू टो तक भेजती है, हमारे सिर से लेकर पैर तक ये सब वो करती है काम। आगे चलेंगे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी। जो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पिन होने से जनरेट होती है वो होती क्या है? जो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ये एक ट्रांसमीटर एंड रिसीव की तरह एक्ट करती है। हमारे जो सिग्नल होते हैं उसे ट्रांसमिट करता है और उसे रिसीव भी करता है। हम इसे एक एमआरआई सिस्टम में हम इसे एंटीना का नाम भी दे सकते हैं जो सिग्नल को रिसीव एंड ट्रांसमिट भी करता है। आगे हम चलेंगे कि हमारा 4th पॉइंट पेशेंट टेबल। जो हमारा पेशेंट टेबल होता है जैसे कि आप देख रहे होगे इसमें एक व्यक्ति है जो अपने टेबल पर लेटा हुआ है और ये एक टनल के अंदर जाता है और हमारा जिस हमने अपने सिर की एमआरआई करानी उस तरफ से उसे लेटा दिया जाता है और उससे टनल के अंदर भेज दिया जाता है स्कैन होने के लिए। आ गया कंप्यूटर सिस्टम। जो मोस्ट पावरफुल सिस्टम है एमआरआई का जिससे हमें अपनी पिक्चर मिलती है। ये ये आरएफ सिग्नल को रिसीव करता है, उससे रिकॉर्ड करता है और हमारी जो पिक्चर को एनालाइज करता है और प्रॉपर स्कैन देखता है हमारे पेशेंट की प्रॉपर स्कैन हो रही है कि नहीं हो रही है। आगे हम चलेंगे कि इसके एमआरआई के एडवांटेजेस कौन से होते हैं। एमआरआई जो होती है ये हार्मफुल नहीं होती क्योंकि इसमें रेडिएशन नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सीटी स्कैन हुआ एक्सरे होता है उनमें रेडिएशन होती है। जो हमारी एमआरआई होती है इसमें रेडिएशन नहीं होती, इसमें एक मैग्नेटिक वेव्स होती है और इसकी क्वालिटी इमेज की होती है वो बड़ी अच्छी होती है, बेटर कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन होती है और इसकी वेरिएबल थिकनेस होती है किसी भी जगह पर। आगे हम चलेंगे एमआरआई की डिसएडवांटेजेस। एमआरआई की डिसएडवांटेज ये है कि हाई कॉस्ट होती है। एमआरआई हम जब करवाने जाते हैं कि इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, बट हम कई बार देखते हैं कि जो एमआरआई होती है कई जगह पर हॉस्पिटल में वो 4,000 की भी होती है तो कई हॉस्पिटल में वो 8,000 की भी होती है। हम सोचते हैं कि ये क्या है, वो भी एमआरआई हो रही है तो वो भी एमआरआई हो रही है। इसमें ये होता है जो लो कॉस्ट की होती है एमआरआई इसमें जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लगे होते हैं वो अच्छी नहीं होते, उसकी जो क्वालिटी इमेज की होती है वो अच्छे नहीं होते। और जो वो कंप्यूटर सिस्टम पर हमारे बैठे होते हैं डॉक्टर्स वगैरह वो भी इतना उनको वो प्रॉपर एक पिक्चर नहीं मिल जाती, प्रॉपर मिल नहीं पाती जिससे हमारे वो प्रॉपर हमारी वो प्रॉब्लम के बारे में हमें पता नहीं चलता। इसलिए जो हाई कॉस्ट की होती है उनके वो मैग्नेटिक फील्ड वो सब प्रॉपर होते हैं उनके, जिनसे हमारी पिक्चर इमेज अच्छी आती है और जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं उनको दिखाई भी देता है। और ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफली नहीं होता। वैसे मोस्टली जो डॉक्टर होते हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अब एमआरआई को अब कह देते हैं कि आप एमआरआई करवा लो क्योंकि इसमें एक मैग्नेटिक वेव्स होती है। जो हमारी सीटी स्कैन या एक्सरे होती है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं हम प्रेग्नेंट वुमेन को करवा सकते।
जो हम जैसे हम एमआरआई करवाने जाते हैं उनसे पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी मेटालिक डिवाइसेस है, जो भी मेटालिक की डिवाइसेस है, मोबाइल कुछ भी, चैन हो गया आपने चाहे सोने की, जो कुछ हमें एमआरआई मशीन के पास ले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक वेव फॉर्म होती है वो अपनी ओर से खींचती है, जिससे हमारे मशीन को कोई भी हार्मफुल डिसीज हो सकती है, कुछ भी हमें हो सकता है। इसलिए वो यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। Very good, very good. I have a question, sir. यस मैम। सिटी स्कैन एंड एमआरआई में क्या डिफरेंस है? वो भी एक मशीन के अंदर बॉडी जाती है, भी एक मशीन के अंदर बॉडी जाती है, डिफरेंस क्या है? मैम वही डिफरेंस है कि उसमें मैम जो रेडिएशन होती है, एक तो सिटी स्कैन में जो एक्सरे में है, एमआरआई में मैम वो होती है रेडिएशन फ्री होता है वो। ठीक है, एक जो मैम उसमें मैग्नेट होता है एमआरआई में, जो मैम होता है हमारा सिटी स्कैन है, उसकी मैम जो पिक्चर होती है जो हमारे में सॉफ्ट टिश्यू तक नहीं पहुंचती, वो सिर्फ ऊपर के जो ब्रेन है वही तक जाती है। जो एमआरआई हम यूज करते हैं वो प्रॉपर सॉफ्ट टिश्यू तक जाती है। हमारे जो ब्रेन की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है हमारा ट्यूमर है, जो भी है उसकी गहराई तक जाती है वो एमआरआई। नहीं, सिटी स्कैन नहीं जाती जो अंदर सिटी तक, बोल रहे हो आप कि एक्सरे? सिटी स्कैन नहीं मैं जाती, जाती सिटी है। स्कैन मैम, सिटी स्कैन नहीं जाती मैम। उसकी एक पर्टिकुलर डेप्थ होती है जहां तक उसे बनाया जाता है कि जहां तक वो जा सके। जो एमआरआई होती है उसकी नहीं होती मैम। मतलब अगर किसी को कोई तो हमारे मेजर प्रॉब्लम है तो उसको एमआरआई करानी चाहिए कि सिटी स्कैन, विच इज बेटर? मैम मेरे ख्याल से तो एमआरआई करवानी चाहिए, जैसे ट्यूमर हो, कोई ब्रेन की प्रॉब्लम हो, मैम जिसके ट्यूमर वगैरह जैसे मैम ऊपर ही स्टैंडर्ड। हमारे जो जो बोन के मैम ऊपर ही हमारे जैसे हड्डी पे कहीं लगी हुई, इतनी गहरी चोट ना लगी तो फिर सीटी स्कैन करवा लीजिए। वो तो एक्सरे से भी पता चल जाती है अगर हड्डी पे चोट लगी हो तो। तो फिर आप एक्सरे से करवा लो, आपको पता चला जाए। मतलब सिटी स्कैन और एमआरआई में मेन डिफरेंस क्या है? बता तो रहा हूँ, रेडिएशन है, उसमें रेडिएशन नहीं है। मेन एडवांटेज उसका यही है एमआरआई का, हमें हार्मफुल नहीं करती वो कहीं तो कहीं जगह पर। ओके, महंगी कौन सी है, सिटी स्कैन या एमआरआई? एमआरआई। Well, कौन सी MRI डिसीज के is the लिए? latest technology that is not harmful for our body, as well as it is not using harmful radiations. It is using a magnet and magnetic field, so it is somehow safe for our body. And if you कौन सी मैम want to सिटी know, स्कैन? नहीं MRI की बात कर रही हूँ, and if you want to Okay. know the depth of your disease and clarity of your disease or image of your body, then MRI is the best option. CT scan Yes मैम। तब करवाते हैं अगर हमें हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में जानना है और उसकी ज्यादा डेप्थ के बारे में हमें नहीं जानना। मतलब इनिशियल स्टेज पे आप सिटी स्कैन करवा सकते हो, व्हेन आपकी डायग्नोज हो जाती है, जब आपकी कोई प्रॉब्लम और आपको पता उसकी रिकवरी वगैरह देखनी है, देन यू यूज एमआरआई, जिससे कि आपको Yes पूरी मैम। डिटेल्स पता लगती हैं कि आपकी जो भी डिजीज है उसकी पूरी डिटेल्स क्या है, राइट? Yes, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वही कह रहा है ये करण। डोंट डोमिनेट हिम, ही इज डोमिनेट नहीं करी, लेकिन कंफ्यूजन थी ना, वो क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि इसने बोला ना कि ट्यूमर वगैरह इसमें पता चलते हैं, तो वो तो सीटी स्कैन में भी पता चल जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, यही डाउट मुझे आया था पहले, इसीलिए मैंने भी सेम क्वेश्चन पूछा है। अदरवाइज वेरी Yes, ma'am. नाइस, मतलब आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम मलिक, and very Thank nice, you. like I'm somehow shocked and surprised also with your performance. It was mind blowing and outstanding performance. और मुझे ये लग रहा है कि you people are very much prepared for your interviews. When you people go outside for jobs, for interviews, you can easily crack that because of your confidence level. And I have given you the task to each and every student, and they have, completed that particular task in such a way that it is worth applauding. Seriously, like I'm very happy with all of your performances.
अभी कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, उनकी हम Thank you, देखेंगे ma'am. performances क्या है, देन आई विल रेट ईच ऑफ योर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू एवरीवन्स परफॉर्मेंस फ्रॉम 10, ठीक है। 10 में से I will remark you all, I will give you marks, and I will also tell you the improvement which will be needed in your future. But final year has gotten my heart, you know. I'm so happy, seriously. अभी तक जबजीत, मलिक and Manav की performance was not up to mark. I think he was the first one, that was the reason. अगर उसने देखा होता कि सेमिनार्स का ये लेवल चल रहा है तो obviously he must have prepared well. बाकी एक बेंचमार्क सेट हो चुका है, अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी अच्छी आई जा रही हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू जज आल्सो. नाउ लेट्स सी हर्ष क्या परफॉर्म करता है कल के सेमिनार में. ठीक है ना हर्ष, आर यू रेडी? You Yes, have ma'am. to rock and you have to break that benchmark which these people have set. ठीक है? कोशिश करूंगा मैम. हाँ Yes, जी मैम. try your best. And any student have any doubt regarding MRI तो बताओ. नहीं मैडम, कोई क्लियर है. हाँ मैम, मलिक, क्लियर है. सीटी स्कैन और एमआरआई में मेजर डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम रेडिएशंस क्या है, ये आप पढ़ के आना. टुमारो वी विल आस्क यू दिस क्वेश्चन ताकि आप उसको और क्लैरिटी से आंसर कर सको. एक रेडिएशन इज द रीजन, नो डाउट, बट एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता कि रेडिएशन डिफरेंसेस क्या हैं. वी बीइंग एन इंजीनियर नो द रेडिएशंस डिफरेंस, बट बीइंग अ नॉर्मल पर्सन शायद उसको नहीं पता होगा. तो आपने सिटी स्कैन एंड एमआरआई के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस होंगे वो एक बार पता करके आने हैं कि बीइंग अ पेशेंट, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर को ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिटी स्कैन या एमआरआई में डिफरेंस क्या है या मुझे क्या करवानी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज, तो वो डॉक्टर क्या रिकमेंड करेगा. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू आंसर. So prepare this particular question well. Tomorrow we will discuss the answer of this question first, then we will start the seminar with Harsh. Right? Yes, ma'am. मैम. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. जी. मैम जैसे मलिक ने बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज को जो सिटी स्कैन है वो तो मना करते, वो तो मैंने भी बताया था कल. जी. और एमआरआई का क्या सीन है उसमें? MRI का एज पर मलिक तो आंसर यही था कि मैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, सो दैट इज नॉट दैट हार्मफुल फॉर अ ह्यूमन बॉडी. इंस्टेड ऑफ जो बाकी हमारी सिटी स्कैन या एक्सरे में जो रेडिएशंस हैं दैट आर मोर हार्मफुल फॉर अ बेबी और फॉर अ फीटस. ठीक है, whereas magnetic radiations in MRI machine is not that harmful for our body, क्योंकि magnetic radiations जो है ना ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से निकलती हैं. अगर आप अवन के पास खड़े हो तो भी उसमें से मैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं. अगर आप टीवी के पास खड़े हो उसमें से भी मैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं. रादर आपके फोन में से भी मैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं दैट आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी टिश्यूज. ठीक है, बट दैट आर नॉट दैट मच हार्मफुल कि हमारी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी खराब हो जाए या हमारी टिश्यू डैमेज हो जाए. इतना ज्यादा उसको नुकसान नहीं पहुंचाती. बट बीइंग अ सेफर साइड एमआरआई प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करानी चाहिए. बट इन केस अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है और उसको डायग्नोस करना है तो एमआरआई सेफेस्ट मेथड इंस्टेड ऑफ सिटी स्कैन एंड एक्सरे. एक्सरे तो बिल्कुल मना करते हैं. तो क्योंकि मैम फिर एक्सरे सोनोग्राफी रेडिएशन क्यों करते हैं फिर प्रेग्नेंट लेडीज? क्या मना क्यों करते हैं? फिर सोनोग्राफी क्यों करते हैं मैम? नो, सोनोग्राफी क्यों करते हैं फिर? अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो आपकी बॉडी में हार्म नहीं क्रिएट करती. वो एक अल्ट्रासाउंड है जो हम जैसे हम सुन रहे हैं, हमारी एक जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है कि हम एक 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं. उसके बियॉन्ड अगर कोई फ्रीक्वेंसी है वो हमें सुन नहीं रही, लेकिन दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. अल्ट्रासाउंड बेसिकली हमारे बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए करते हैं. अल्ट्रासाउंड इज नॉट यूज्ड फॉर ओनली प्रेग्नेंट लेडीज. That is also used for kidney stones, that are used for your large intestine and small intestine, for your digestion problem, for your stomach problem. Everything can be diagnosed by the ultrasound. Ultrasound जो है वो बहुत सस्ती है in comparison to CT scan and MRI. अगर हमारी अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसी चीज हमें पता लगती है जो प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो रही लेकिन लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, फिर सिटी स्कैन रिकमेंड करता है डॉक्टर. अल्ट्रासाउंड में बेसिकली आपको बहुत सारा लिक्विड पानी पी के बहुत ज्यादा जब आपको प्रेशर क्रिएट हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा पी ले जाते हो, तो उसके बाद ही आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हो ताकि वो अल्ट्रासाउंड में आपका जो बॉडी में लिक्विड होना बहुत जरूरी है.
अगर बॉडी में जितना लिक्विड होगा उतना क्लियर आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो नजर आते हैं अंदर से, कि इसमें अगर स्टोन भी है तो वो कितने mm का है और किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, वो किडनी में है या वो गॉल ब्लैडर में है। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके भी अंदर जो हमारे यूट्रस में जो फीटस है वो भी नजर आ जाता है अल्ट्रासाउंड में, जिससे कि वो अल्ट्रासाउंड के साथ ही, अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड फॉर 12 वीक प्रेग्नेंट, जैसे कि उसने बताया था जगजीत ने कि 3 मंथ्स तक अल्ट्रासाउंड भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि टिश्यू जो है, जो फीटस है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, उसको थोड़ा डेवलप होने देते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स जब वो थोड़ा डेवलप हो जाता है देन दे रिकॉग्नाइज विद अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ताकि उसके बाद वो इतना डेवलप हो चुका है, वो एज ए टिश्यू नहीं रह गया, थोड़ा सा डेवलप हो चुका है जिससे उसको उतना हार्म नहीं होगा। बट अल्ट्रासाउंड में प्रेग्नेंट लेडीज में जो उसकी रेशियो रखी जाती है वो बहुत ज्यादा देख के रखी जाती है कि कहीं ये ना हो कि वो जो पर्टिकुलर अल्ट्रासाउंड है वो ही बेबी को इफेक्ट कर जाए। बट एक्सरे जो है दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, harmful for our fetus rather, मतलब अगर if you are developing a body inside your body then it is harmful for pregnant lady। सिटी स्कैन में भी आपके सारे जो मेटेलिक डिवाइसेस होते हैं, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स या मेटेलिक चेन वगैरह कुछ भी आपने पहना है वो उतरवा देते हैं, रिंग्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि Yes, उसमें अगर मेटल्स वगैरह आपने डाले होंगे एमआरआई में भी और सिटी स्कैन दोनों में आपके वो उतरवा देते हैं। रादर आपने एक्सरेज में भी नोटिस किया होगा जो मेटल्स हैं वो उसमें से रिमूव करा देते हैं आपके एक्सरे करते टाइम। ठीक है, तो एमआरआई कंपैरेटिवली सिटी एंड एक्सरे के, क्योंकि एक्सरेज तो एक्सरे क्या है, एक्सरे में तो एक्सरेज यूज हो रही हैं। ठीक है, वो आपको पता है उसकी रेंज कितनी हाई है, तो एक्सरेज तो हार्मफुल है ही है। सिटी स्कैन में रेडियो वेव्स यूज हो रही हैं। रेडियो वेव्स के तो आपने सुना होगा कि हम टावर भी नहीं लगाने देते, जो हमारे मोबाइल टावर्स हैं इनमें से भी रेडियो वेव्स जो है वो इमिट होती हैं, और रेडियो वेव्स जो है ये कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, मतलब दैट आर वेरी yes, हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो रेडियो वेव्स जो है वो ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में पेनिट्रेट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अगर कई बार हमें कॉल आ जाती है ना, 30-40,000 ले लो, हम आपको 40,000 रेंट पे करेंगे, आप अपनी कॉलोनी में हमें एक मोबाइल टावर लगाने दो, आपकी अगर छत पे जगह है वहां लगा लेंगे। वो मोबाइल टावर कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए। मोबाइल टावर के ऊपर तो इवन बर्ड्स भी बैठ जाते हैं तो वो वहां पे मर जाते हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स जो मोबाइल टावर से निकलती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं। इसलिए कहीं पे भी मोबाइल टावर लगा हुआ है उसके पास मत खड़े हो, और इसीलिए शायद जो मोबाइल कंपनीज है वो आपको पे करने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसीलिए हम आपको पे करने के लिए रेडी हैं ताकि आप इसको लगवा लो। बट आपने कभी भी उस चीज के लिए नहीं एग्री करना, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए वो बहुत हार्मफुल है। सिमिलरली सिटी स्कैन्स में भी अगर आप रेडियो वेव्स यूज कर रहे हो तो रेडियो वेव अगर हमारे लिए इतने हार्मफुल हैं तो वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगे। एंड एमआरआई कंपैरेटिवली मैग्नेटिक रेडिएशंस है, इसीलिए इट इज सेफर साइड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मोबाइल डिवाइसेस, टीवी से जो रेडिएशंस निकल रही है, मैग्नेटिक रेडिएशंस, ये भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन उतनी नहीं है कि हमारे टिश्यू को अगर ये खराब कर दे, या थोड़ा बहुत तो नेचुरली वेव्स हैं तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो डालेंगी। इट इज समहाउ सेफर, पर अगर आपको करना ही पड़ेगा तो आप एमआरआई रिकमेंड कर सकते हो फॉर प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, दीज आर द रीजंस। और जो टावर है वो आजकल तो ये बोलने लग गए हैं कॉल करके कि नहीं, हमने रेडियो वेव्स टावर जो है इनकी टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया है, इसके रेडियस को चेंज कर दिया है, अब ये उतनी हार्मफुल नहीं रही, आप इसको लगवा लो, आपको 50,000 70,000 पर मंथ आएगा। उसके लिए कभी एग्री नहीं करना, पैसे के लालच में अपनी बॉडी को, अपने फ्यूचर को दाव पे नहीं लगाना। क्लियर? ओके सो प्लाट दे मैम जे लवाना जे खाली कोई प्लाट होवेगा खाली प्लॉट है जो बहुत दूर है ਤੁਹਾਡੇ रेजिडेंशियल एरिया तो बहुत दूर है, फिर लगवाओ। मोस्टली कॉलोनियां ने लगवाए हुए हैं, मैं देखा है बहुत। देखो नॉर्मल बंदे को नहीं पता ये क्या है, वो कहेगा ठीक है एक रेडियो टावर ही है, हमें क्या जाना है, हमारा क्या जाना है, हमें तो 70,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, जो बीइंग एन इंजीनियर आपको नॉलेज है कि रेडियो वेव्स आर नॉट गुड फॉर आवरसेल्फ, हमारे बर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा मरे हैं रेडियो वेव्स के कारण। तो 5G जो ये लोगों ने बात फैलाई है ना कि 5G के कारण कोरोना फैल गया, वो 5G बेसिकली क्या है, हमारी रेडिएशंस और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, उसमें रेडियो वेव्स और ज्यादा स्ट्रांग एमिट हो रही है जो हमारी बॉडी के लिए और ज्यादा हार्मफुल है। बट इट इज नॉट क्रिएटिंग कोरोना, ये लोगों को मिथ है कि कोरोना जो है वो 5G से हुआ है, बट 5G का कोरोना से कोई लेना देना नहीं। बट जितनी हमारी टेक्नोलॉजी वास्ट होती जा रही है उतनी ये चीजें हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, उतना हमारा लाइफ स्पैन जो है वो कम होता जा रहा है। तो अगर कहीं पे आपको इंस्टॉल भी कराना है तो ऐसे एरिया में कराओ जो बहुत ज्यादा खाली एरिया हो, बहुत दूर तक, जहाँ रेजिडेंशियल एरिया ना हो, जहाँ लोग ना रहते हो,
वहां पे आप इसको इंस्टॉल करवाओ, अदरवाइज तो मैं मतलब बिग नो बोलूंगी इसको, ठीक है। I have received many calls regarding this, एंटीना कि आप वो टावर लगवा लो, और मैंने एक बार पूछा भी कि नहीं ये टावर तो बहुत हार्मफुल, कह रहा नहीं रेडियस उसमें से इंक्रीज डिक्रीज कर दिया है, अब उतना हार्मफुल नहीं रहा। मैंने कहा कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है, मैं अभी बात कर रही थी और वो पर्सन ने फोन काट दिया, बिकॉज उसको शायद समझ आ गई कि इसको नॉलेज है जिसको हमने कॉल कर दिया, बिकॉज उनके पास इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, पर जो कॉल कर रहे हैं उनको भी नहीं इसके बारे में शायद पता होगा, ठीक है। तो हमारा यही फायदा है कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ये चीजें जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए नहीं ठीक, इसीलिए कहते हैं मोबाइल फोन रात को अपने पास रख के मत सो। जब भी, अच्छा एक चीज और, कभी भी ना एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस नहीं रखना। कई लोगों ने घरों में माइक्रोवेव के ऊपर टीवी रखा हुआ है, या टीवी के ऊपर फोन रख देते हैं। अगर आए हैं, जैसे अब तो चलो टीवी एलईडी एलसीडी आ गई हैं, पहले जो टीवी थे नॉर्मल सीआरटी वाले, उसके ऊपर फोन रख देते थे, तो वो जब एक मैग्नेटिक रेडिएशन दूसरी मैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरफेयर करती है ना, तो हमारा डिवाइस खराब हो जाता है, बहुत जल्दी खराब होना शुरू हो जाते थे फोन, उनके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खराब। कलर लो हो जाते थे। हाँ, उसमें भी प्रॉब्लम आती थी जब ऐसे बहुत पुराने टीवी होते थे ना, उसमें अगर उसके पास आप खड़े हो, आपका फोन उसके पास है, अगर वहां पे फोन आया तो आपके टीवी में भी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती थी फॉर द टाइम, जब तक आप फोन पिक नहीं करते थे। उसका रीजन यही था कि जो फोन के रेडिएशन और जो टीवी की मैग्नेटिक रेडिएशन है आपस में इंटरफेयर कर जाती है। तो कभी भी एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस नहीं रखना, फ्रिज के साथ माइक्रोवेव नहीं रखना, उसके ऊपर आपने फोन नहीं रखना, रेडियो नहीं रखना, स्टीरियो नहीं रखना, ठीक है, ऐसी चीजों का ध्यान रखा करो। और ट्राई टू स्विच ऑफ योर अप्लायंस जो अब नहीं यूज कर रहे, जैसे टीवी हम रात को बंद करते हैं, जनरली रिमोट से बंद कर देते हैं, उसको मेन स्विच से ऑफ करो। एसी को भी अगर आप नहीं यूज कर रहे, आपने उसको ऑफ करना है, उसको मेन स्विच से ऑफ करो रादर देन रिमोट। जब आप मेन स्विच से ऑफ नहीं करते तो वो हल्की सी कुछ आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो होती रहती है, होती बहुत माइनर है लेकिन वो होती रहती है, इसलिए इस चीजों को भी अवॉइड करो, ठीक है। So Malik, it was a wonderful lecture. I'm really Thank you, ma'am. impressed. ठीक है, एंड अभी आप ये जस्ट प्रिपेयर वन टॉपिक वन क्वेरी जो है सबकी, वो आप एक सॉल्व कर देना कल, बाकी रेस्ट इज लाइक वेरी गुड। नाउ इट्स टर्न फॉर हर्ष। नाउ मैं अभी हर्ष फोटोज भेज देती हूँ, मुझे कल भूल गया था। और तरुण आपका Okay, टॉपिक ma'am. एनेस्थीसिया मशीन है। ओके मैम। सौरभ आपको टॉपिक मिला हुआ है ना? सौरभ, अगर इसको नहीं मिला तो अभी बोलेगा नहीं। चलो सौरभ का हम लास्ट में देख लेंगे। बाकी कल भी सारे बच्चे प्रेजेंट रहना, क्योंकि आज वो हमारी आई थिंक क्लास में नहीं आए हैं। नो मैम, मुझे मिला नहीं। सौरभ मिला हुआ टॉपिक? नहीं मिला मैम। हाँ, टॉपिक लिख लो, आपका जो टॉपिक है दैट इज हार्ट लंग हाँ मशीन। जी। हार्ट लंग, ओके मैम। ठीक है। तो मैं पिक्चर्स भेज देती ठीक है हूँ, मैम। 28 पेज के बाद भेजनी थी हर्ष। हाँ जी मैम, मेरी टर्न कब है? आपकी टर्न लास्ट में आएगी जब सबका सेमिनार हो जाएगा। ओके, ठीक है अच्छा मैम। एक चीज और, अभी आज शायद वो हमारी क्लास में एंटर नहीं हुए, प्रॉबेबली कल जरूर होंगे, क्योंकि आज और कल 2 दिन थे, या किसी और क्लास में आपके हो सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, और परसों कल आएगी भी आप थोड़ा सा अटेंटिव रहना और सब प्रेजेंट रहना, ठीक है। ओके ओके मैम। बेटा, टेक केयर। मुझे अटेंडेंस ओके भेज मैम, देना, कौन भेजेगा? मलिक अटेंडेंस भेज दे बेटे। 1 मिनट में देख लूं कौन कौन है। हाँ लिख लो।
लिख लिया मलिक? Yes, ma'am. ओके बेटा, टेक केयर। Okay, ma'am. Yeah, ma'am. Thank you.